खेला होवे ममता दीदी, पर इतना बड़ा खेला ना होवे जितना बड़ा वेस्ट बंगाल में हुआ है। हमारे भारत की संस्कृति में कहा जाता है कि यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवताओं का निवास होता है। पर हमारे यहाँ तो पूजा तो छोड़िए, हम उनकी इज्जत तक नहीं कर रहे हैं, हम उनकी इज्जत को सरेआम लूट रहे हैं। The horrific Kolkata rape and murder of a junior doctor was found dead inside a government-run medical college and hospital's seminar hall in Kolkata. क्या ये हमारा भारत है? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ कोलकाता के वेस्ट बंगाल के आरजीकर मेडिकल कॉलेज के केस। आज हर तरफ उसी की चर्चा चल रही है। पर 4-5 दिनों से आज़ादी का अमृत महोत्सव तो छोड़िए, लोग बस इसी की चर्चा कर रहे हैं कि क्या हुआ था, क्या नहीं हुआ था। इतनी मायूसी है पूरे देश में। और आज का ये जो मेरा काला टी शर्ट है ना, ये उस रात को बता रहा है जो उस रात में मेडिकल कॉलेज में हुआ था, आरजीकर मेडिकल कॉलेज में। उस रात के काले दर्द को ये आज मेरा टी शर्ट बता रहा है। मुझे नहीं पता कि मैं कहां से शुरू करूं और क्या मैं इस काबिल भी हूं कि मैं अपनी उस बहन के दर्द को बयां कर सकूं। अगर मैं लड़की भी होता तब भी मुझे नहीं लगता कि मैं उस समय जो उसने दर्द सहा होगा उसको मैं बयां भी कर सकता हूं। यार, कल रात में जब मैं इस वीडियो के बारे में रिसर्च कर रहा था, सारे न्यूज़ आर्टिकल्स पढ़ रहे थे, उनके फैमिलीज के स्टेटमेंट सुन रहा था मैं। बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। और भी वीडियोस देखे, न्यूज़ आर्टिकल सुने, मेरे सारे के सारे पेजेस आंसुओं से भीग रहे थे उस टाइम पे। मुझे नहीं पता कि मैं रियली में उस बात को फील भी कर पा रहा हूँ कि नहीं, पर यार लिटरली मैं इमोशनल हो गया था कि कोई आदमी इतना भी गिर सकता है। जब मैंने पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पढ़ी तो जो कोलकाता में 2 वारदातें हुई है ना, हाँ मैं 2 वारदातें बोल रहा हूं। एक तो हैवानियत की जो हम सबको पता है, बट एक वो इंसानियत की भी हुई है जो शायद कम ही लोग बात कर रहे हैं। तो कोलकाता में जो 2 वारदातें हुई हैं उनके बारे में हम आज इस वीडियो में बात करेंगे। विक्टिम की कोई भी आइडेंटिटी को हम लोगों को रिवील नहीं करना है बिकॉज ऑफ द पॉलिसीज। सो हम उनका नाम डॉक्टर वी के नाम से बोलेंगे, यानी कि वी फॉर विक्टिम। और आप लोगों से सबसे अनुरोध है कि हम लोग 90 लोगों का परिवार है यार, हमारा छोटा सा परिवार है। अगर आप सब 90 लोग भी इस वीडियो को अपने अपने में शेयर करते हो और मेरी इस मेहनत का यार पूरी रात भर लगाकर, मैंने एक अकेला टीम हूँ यार, रात भर लगाकर मैंने इस पूरे वीडियो को बनाया है। और आप लोगों से बस इतना ही अनुरोध है कि आप प्लीज़ ये वीडियो को शेयर करो और इस आवाज़ को बढ़ाओ, और ताकि हमारी उस बहन को इंसाफ मिल सके। मुझे तो लगता है कि पूरी की पूरी गलती उस डॉक्टर वी की है। जी हाँ, क्योंकि उसने बड़े सपने देखे कि मुझे अपने माँ बाप को अपनी गरीबी से दूर करना है। जो मेरे पापा यूनिफॉर्म, स्कूल यूनिफॉर्म बेचकर मुझे पढ़ा रहे हैं, अपने परिवार को पाल रहे हैं, केवल 3 लोगों का परिवार था उनका। मुझे इनकी गरीबी दूर करनी है। 11-12 में मेहनत करी, नीट यूजी को क्लियर किया, 5.5 साल एमबीबीएस की पढ़ाई कंप्लीट की, नीट पीजी को क्रैक किया, रेसिडेंसी शुरू की थी, फर्स्ट ईयर कंप्लीट किया, सेकेंड ईयर में थी उसने 36 घंटे का शिफ्ट लगाकर आई थी वो। रात में मम्मा को कॉल करती है 11 बजे कि मम्मा सब ठीक है, यहाँ पर पेशेंट है, देख रही हूँ, अपने सपने हैं मेरे सारे, आगे बढ़ रही हूँ मम्मा मैं, और यहाँ सब ठीक है, मैं काफ़ी अच्छे से रह रही हूँ मम्मा यहाँ पे, आप सब लोग ठीक जाओ, सो जाओ, अब मुझे डिनर करना है ना, मैं जा रही हूँ खाने। यार जब आप इंटर्न रहोगे ना, मैंने अपने कुछ दोस्तों से बात किया, आपको जगह नहीं मिलती है, कहीं लेटे रहते हैं लोग, जहाँ मिल गया वहाँ पे सो गए, जो मिल गया वहाँ पर खा लिया। मैंने 5 दिन अपने भाई के हॉस्पिटल में गुजारे थे। मैंने वहाँ नर्सों की हालत देखी है, कोई ना सोने की जगह, ना खाने की जगह, ना बैठने की जगह, बस इधर उधर करके रह रहे हैं बस वो लोग। उस स्थिति में उसने डिनर किया था रात में और सोची यार थोड़ा सा रेस्ट कर लेती हूँ सेमिनार हॉल में, पर कुछ लोगों को रास नहीं आया और उसके रेस्ट को रेस्ट इन पीस, पीस तो अभी उनको मिला नहीं है, पीस तो अभी दिलवाना बाकी है, बट रेस्ट से रेस्ट इन पीस जो हुआ है
इसका इंसाफ चाहिए हमें, इसका इंसाफ चाहिए हमें। और उस 9 अगस्त के दिन जब हम सब लोग चैन की नींद सो रहे थे, शायद उनके परिवार के लोग भी सो रहे हों कि यार मेरी बेटी से तो अभी बात हुई है, सब ठीक है यार, और 3 से 5 बजे के बीच उसके साथ एक हैवानियत होती है। शायद उसके साथ जो घटना घटी है उसको शब्दों में बयां करते करते रूह कांप जाती है हम लोगों की। और सोचो कि जब उसके साथ ये सब हुआ होगा वो कैसा महसूस कर रही होगी। सवेरे 7 बजे कॉल आता है कि आपकी बेटी बीमार है। मम्मी पापा टेंशन में, यार कल रात में तो बात हुई है हमारी, अचानक वो बीमार हो गई। दौड़े दौड़े जाते हैं, फिर नहीं आपकी बेटी ने सुसाइड कर लिया है। ओ भाई, जिसके इतने बड़े सपने थे, उसके पापा ने उसके डायरी में लिख के पढ़ाया था कि उसकी बेटी ने अपनी डायरी में लिखा था, पापा मैं गोल्ड मेडलिस्ट बनना चाहती हूँ, और उस बेटी ने सुसाइड कर लिया। कैसे विश्वास होगा अपने माँ बाप को। उसके माँ बाप अपने नेबर्स को लेकर, अपने रिश्तेदारों को लेकर वहां पहुंचे। 3 घंटे तक उनको अपनी बेटी से मिलने नहीं दिया गया। यार मेरी बेटी है, कौन मुझे रोक रहा है उनसे मिलने के लिए, पर नहीं, क्यों? क्योंकि कुछ काम चल रहा है। 3 घंटे खड़े रहे वो लोग, किसी ने उनको देखने तक नहीं दिया। और जब पापा अंदर जाकर के देखते हैं, बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया, चश्मे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया, गला दबाकर मारा गया। तो देखते हैं कि उनकी बेटी पूरी की पूरी नेकेड पड़ी हुई है। शरीर का कोई वैसा अंग या फिर कोई वैसा जगह नहीं बचा है जहां पर कि चोट के निशान नहीं है। और एक पिता और एक माँ के लिए इससे बड़ी दर्द की बात क्या हो सकती है कि उसकी अपनी संतान अब उनके नजरों की आंखों के सामने इस तरीके से मदहोश पड़ी हुई है। कहाँ गए वो सारे सपने, और कहाँ गई वो सालों की मेहनत जो उसने की थी। 31 बरस की थी वो, 31 ईयर्स ओल्ड। इतना सब होने के बाद जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो पूरे देश का दिल दहल जाता है। ये तो थी वो पहली घटना जिसने हैवानियत को सार किया था, पर एक दूसरी घटना भी घटी है वेस्ट बंगाल में जिसने इंसानियत को शर्मसार कर दिया है। लोगों ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी कि इस केस को बस खत्म कर दो, उठना नहीं चाहिए। खैर उन सोशल मीडिया का और उन डॉक्टर ट्रेनीज का, डॉक्टर लोगों का, एसोसिएशंस का, जिन्होंने इस बात को उठाया, प्रोटेस्ट किया, तब जाकर आज ये आम आवाज बन चुका है। आज पूरे भारत के जन जन में ये गूंज रहा है कि उस डॉक्टर बी को इंसाफ मिलना चाहिए, हर हाल में मिलना चाहिए। और अगर शायद ये आज इंसाफ ना मिले तो आगे चलकर किसी बेटी को ये विश्वास नहीं होगा हमारे जस्टिस सिस्टम पे कि क्या कुछ हो भी ऐसा सकता है। क्या करेंगे हम? कुछ नहीं कर सकते। ऐसा इंसिडेंट सिर्फ पहली बार भारत में नहीं हो रहा है। आपको थोड़ा सा याद दिला देता हूँ। निर्भया रेप केस, शक्ति मिल रेप केस, हाथरस, कठुआ, उन्नाव, आसाराम, राम रहीम, और ये तो वो ऐसे सारे केस हैं जो सामने आए थे। बहुत सारे ऐसे केसेस जो हैं कि दब के रह जाते हैं। जैसे एनसीआरबी के एक डाटा के अकॉर्डिंग माने तो 2021 में 31,677 केसेस रजिस्टर हुए थे, विच इज ऑन एवरेज 86 केसेस डेली। This is the increase of 28,046 cases from 2020 to 31,677 in 2021। और 89% केसेस में यह पाया गया है कि जो रेप कमिट करता है वो उस विक्टिम का कोई ना कोई जान पहचान का होता है। रेप इज द 4th मोस्ट कॉमन क्राइम अगेंस्ट वुमेन इन इंडिया। और ये तो वो डेटाज हैं जो हमारे पास अवेलेबल हैं। न जाने और कितने ज्यादा केसेस होंगे जो कि गवर्नमेंट के रिकॉर्ड्स में अवेलेबल ही नहीं है। खैर ममता बनर्जी ने तो तुरंत एक्शन लिया और पुलिस को बोला कि 3 दिन के अंदर इस केस को सॉल्व करो, नहीं तो ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर दिया जाएगा। और पुलिस ने फटाफट एक्शन लिया और 24 घंटों के अंदर एक एक्यूज्ड को पकड़ लिया। वाह, हमारी इंडियन गवर्नमेंट बड़ी तेज हो गई है। खैर एक्यूज्ड को पकड़ा और उसका नाम बताया गया संजय रॉय, जो कि एक सिविक वॉलंटियर है।
Civic volunteers are contractual staff who are recruited to assist cops in the various kind of work और इनकी पेड होती है एक्चुअली 12,000 रुपये महीना। इस पे पहले से भी रैकेट के बहुत सारे चार्जेस लगे हुए हैं, जैसे कि पेरेंट्स के रिलेटिव से एडमिट होने के लिए चार्ज करना। और इसकी इतनी ज़्यादा धांधली चलती थी उस हॉस्पिटल में, आरजी कर हॉस्पिटल में, कि ये कहीं भी आ जा सकता है, कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। पुलिस ने इसको पकड़ा कैसे? इसका एक हेडफोन छूट गया था क्राइम सीन पे, जिसको बाद में जब पुलिस ने सभी लोगों के फोन्स के साथ कनेक्ट किए तो इस संजय राय का फोन कनेक्ट हो गया और पुलिस ने इसको बोला यार यही तो एक्यूज्ड है, इसको पकड़ लो। और ये पकड़ा भी कहाँ गया? तो पुलिस की बैरक से। जस्ट थिंक अबाउट दैट कि इसकी क्या पकड़ थी। ये हॉस्पिटल्स में खुला घूम रहा है, ये पकड़ा जा रहा है तो पुलिस की बैरक्स में पकड़ा जा रहा है। और इसका जब ट्रैक रिकॉर्ड देखा गया तो कोई अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड है नहीं। 4 बार शादियां की हैं और सब टूट गई हैं बिकॉज ऑफ द डोमेस्टिक वायलेंस। ये एक बहुत ही हीनियस वुमेनाइजर है और इसके फोन से बहुत गंदे गंदे पॉर्न वीडियोस पाए गए हैं। यार अब तो एक्यूज भी पकड़ा चला गया, अब लोगों में किस बात का गुस्सा है? गुस्सा इस बात का है कि पोस्टमार्टम में जो सीमेन का सैंपल मिला है ना 150 मिलीग्राम, वो एक आदमी यार उतना 3 बार भी जब वो इजैकुलेट करेगा ना फिर भी उतना सैंपल नहीं निकाल सकता है वो। यानी कि ये एक सिंगल नहीं है, ये जरूर गैंगरेप है, डेफिनेटली ये गैंगरेप है। और कहीं ना कहीं किसी को तो बचाने की कोशिश की जा रही है। अब पता नहीं ये इस तरीके का बंदा है कि भाई बोल रहा है कि हमको कोई दिक्कत ही नहीं है, चढ़ा दो मुझे फांसी पर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है ना। तो इसको कोई रिग्रेट है? वैसे भी हम लोग देखते हैं यार जब कोई भी जब रेपिस्ट होता है उसको कोई रिग्रेट नहीं होता, इसको भी कोई रिग्रेट नहीं है। बट अब लोगों की मांग यह है कि ये गैंगरेप है, ये एक सिंगल नहीं है, क्योंकि जितना सैंपल मिला है उतना एक आदमी कभी एग्जीक्यूलेट कर ही नहीं सकता है मल्टीपल टाइम्स करने के बाद भी। और ये सीबीआई के लिए नेक्स्ट एक मेजर क्वेश्चन होने वाला है कि वो इसको किस तरीके से टैकल करती है। रुको यार, अभी तो अगर तुमने इसको मेन विक्टिम और मेन विलेन समझ लिया है ना तो तुम तो अभी एक और शख्स से मिले नहीं। आरजी करके प्रिंसिपल से मिलो, डॉक्टर संदीप घोष। ये अलग लेवल पे खेल रहे हैं। इन्होंने फटाक से रिजाइन किया, जो ऑब्वियसली होता है, जितने भी टॉप ऑफिशियल्स होते हैं सबसे पहले उनका रिजाइन मांगा जाता है। और इन्होंने एक बात कही कि उसको वहां जाने की जरूरत क्यों थी सेमिनार हॉल में? भाई इतना घटिया तो ये आदमी है, पहले इसकी जबान देखो, ये बोल रहा है कि वो वहां क्यों गई थी। तुम बताओगे कि कहां पे जाना है और कहां पे नहीं। खैर उसका छोड़िए, इसके तो लगते हैं कि टीएमसी के साथ कुछ अलग ही जुगलबंदी चल रही है। पता नहीं क्या प्यार है टीएमसी को इसके कि 8 घंटे के अंदर रिजाइन होने के बावजूद इसको सीएनएमसी में एज अ प्रिंसिपल कर दिया गया। और ये शायद कॉलेज बड़ा है। ओह नाइस, मतलब इसको यहाँ से प्राइज मिला है, प्रमोशन मिला है इसको। इससे उसको तो दिक्कत कुछ हुआ नहीं है क्योंकि उसको तो प्रमोशन मिल गया और सीएनएमसी में जा करके। पर वहाँ के लड़कों ने बोला नहीं भैया, आपको तो यहाँ एंट्री होने की जरूरत नहीं है। लोग ताला लगाकर वहां पे धरना देके बोले कि आपको यहाँ आने की कोई जरूरत नहीं है, आप निकलो यहाँ से। इसके बाद से हाई कोर्ट ने जो फटकार लगाई है नेताओं को और टीएमसी को कि भाई इसको सबसे पहले छोड़ो इसको और इसको बोलो भैया आप जाइए, आपको प्रमोशन की नहीं, आपको घर पे आराम करने की जरूरत है। सो हाई कोर्ट ने बहुत फटकार लगाई कि इसका स्टेटमेंट क्यों नहीं लिया तुम लोगों ने, बताओ। सबसे टॉप ऑफिशियल्स हैं, क्या इनका स्टेटमेंट लेना बनता था कि नहीं? इनका स्टेटमेंट भी नहीं लिया गया। अब पता नहीं पुलिस को वहां पे क्या लगा था कि इतने टॉप ऑफिशियल्स का स्टेटमेंट नहीं लिया था। खैर उनकी जो बात होगी वो तो वही लोग जानते हैं और आगे केसेस में और भी ज्यादा सामने आएंगी। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और थोड़े से संदीप घोष के हिस्ट्री के बारे में पता करते हैं कि इनका आरजी कर मेडिकल कॉलेज और टीएमसी के साथ इनका क्या रिश्ता है, वो जरा देखते हैं अभी हम लोग। बार बार इनका कितने जगहों पे ट्रांसफर होने के बावजूद ये घूम फिर के ये आरजी कॉलेज में यहाँ के टपक जाते हैं। इनका सबसे पहला अपॉइंटमेंट हुआ था 2021 के फरवरी में, जब ये वाइस प्रिंसिपल बने थे कलकत्ता नेशनल मेडिकल कॉलेज के। जनवरी 2023 में भी इन पे एलिगेशन लगे थे कि ये बॉडीज की आई हुई ऑटोप्सी के साथ कुछ डिसेक्शन प्रैक्टिकल्स कर रहे हैं। इनका पहला ट्रांसफर हुआ था 31 मई 2023 को। ये बार बार यूटर्न लेकर के आरजी मेडिकल कॉलेज में भी आ जाते हैं और यही हुआ था 31 मई को भी। सितंबर 11 2023 को एक बार फिर से ट्रांसफर होता है इनका मुर्शिदाबाद मेडिकल कॉलेज में और अक्टूबर 2023 में एक बार फिर से इनका
ट्रांसफर नोटिस आ जाता है। इनका नाम पहले भी बहुत सारे रैकेट्स में शामिल हो चुका है, जैसे कि ये मनी चार्ज करते थे फॉर अरेंजिंग द मल्टीपल विजिटिंग कार्ड्स एंड हॉस्पिटल बेड्स एंड टेस्ट्स। तो ये था इनका जलवा गवर्नमेंट के साथ साथ गवर्नमेंट हॉस्पिटल पे। जरा सोच करके देखो कि ये किस तरीके का इंसान था। अख्तर अली जो कि एक एक्स सुपरिटेंडेंट है आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल से, वो बताते हैं कि ये इज अ वेरी करप्ट पर्सन। ये स्टूडेंट्स को फेल किया करता था, 20% कमीशन खाता था अपने टेंडर्स पे, और अल्कोहल्स को प्रमोट करना और ना जाने कितनी सारी इलीगल एक्टिविटीज करवाता था ये अपने कॉलेजेस में। तो इस तरीके का प्रिंसिपल तो था उस कॉलेज में। जब इस तरीके का प्रिंसिपल होगा तो उस कॉलेज की भी हिस्ट्री तो कुछ अच्छी नहीं रही होगी। तो अब बात करते हैं कि जरा आरजीकर कॉलेज की हिस्ट्री कैसी थी। 25 अगस्त को सौमित्रा विश्वास अपने हॉस्टल के रूम में हैंग्ड पाई जाती है। क्यों? क्योंकि उसने पोर्नोग्राफी और प्रोस्टिट्यूशन जैसे रैकेट्स की पोल खोलने की बात कर दी थी। फरवरी 2003 में आरजीकर के एक हाउस स्टाफ ने कॉमिक सुसाइड किया था इनसाइड द हॉस्पिटल। अक्टूबर 24, 2006 में 54 ईयर ओल्ड की एक बॉडी मिली थी, एक जो प्रोफेसर थी अंदर में। एक 25 साल का जूनियर डॉक्टर 6 मंजिले इमारत से कूद जाता है और अपनी जान दे देता है। 13 अगस्त 2023 को एक आरजीकर के एक इंटर्न की मौत हो जाती है। क्यों? ड्रग ओवरडोज से। इतने सारे केसेस को देखने के बाद टीएमसी के एक राज्यसभा के एमपी ने इस बार बोला कि वो अपनी बेटी को नहीं भेजना चाहते थे आरजीकर मेडिकल कॉलेज में बिकॉज ऑफ द कंडीशंस जो पिछले 3 सालों में वहां हुई थी, बिकॉज ऑफ द प्रिंसिपल। वहां की कंडीशन अच्छी नहीं है, पता नहीं मेरी बेटी वहां कैसे पढ़ेगी। तो जब एक राज्यसभा का एमपी डर रहा है अपने बेटी को भेजने से, और उस बेटी के साथ वहां पे आज वो हादसा हुआ है। खैर, उनको तो सस्पेंड कर दिया गया राज्यसभा के एमपी के सीट से, क्योंकि उन्होंने आरजीकर कॉलेज और उनके प्रिंसिपल के बारे में बोलने की गुस्ताखी कर दी। आखिर क्या है उस कॉलेज में, आरजीकर कॉलेज में, जो कोई भी उसके खिलाफ बोलता है या तो वो ऊपर जाता है या तो वो सस्पेंड हो जाता है। सीबीआई को इसकी भी बहुत कठोर जांच करनी पड़ेगी, और ये सीबीआई के लिए आसान नहीं होने वाला है, जिस प्रकार से हिस्ट्री देखकर लग रहा है उसके प्रिंसिपल और आरजीकर कॉलेज का। ममता दीदी ने तो तुरंत ही कमेटी बिठा दी थी, पर शायद लोगों को उनके कमेटी पे विश्वास नहीं। लोगों को लग रहा है ना मुझे कि जुडिशरी सिस्टम पे से बिलीफ उठ चुका है। लोग बोल रहे हैं कि जो एक्यूज्ड है उसको हमारे हवाले करो, हम उसको सजा देते हैं। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि पास्ट रिकॉर्ड में देखें तो जो एक्यूज्ड होता है वो जेल में कम और बाहर ज़्यादा रहता है। फॉर एन एग्जाम्पल अगर हम लेते हैं राम रहीम का, तो अगस्त 2024 में 21 दिन, जनवरी 2024 में 50 दिन, नवंबर 2023 में 21 दिन, जुलाई 2023 में 40 दिन, जनवरी 2023 में 40 दिन। इतने दिन वो बाहर रहा है, जेल के अंदर नहीं, बाहर। मुझे तो लगता है वो जेल कम और बाहर ज़्यादा गया है। शायद इन सब कारणों से आज जुडिशरी पे से लोगों का विश्वास उठ चुका है। डॉक्टर्स में इस बात का भी गुस्सा है कि इंडिया में 75% डॉक्टर्स जो वर्क प्लेस में जाते हैं उनके साथ कभी ना कभी, कहीं ना कहीं वायलेंस जरूर होता है, बट बात आती नहीं है। और अगर आज निकली है तो आज तो बात करेंगे, और सब लोग इसका बात करेंगे, और सरकार को, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, सबको इसका जवाब देना पड़ेगा। पर जवाब देगा कौन? क्योंकि पुलिस तो खुद ही जवाब से भाग रही है। जी हाँ, 1000 लोगों ने मॉब करके अटैक किया उस कॉलेज पे, सारी तोड़फोड़ की, इधर उधर सब कर लिया, लोगों को मारा पीटा, दंगे मचाए, और पुलिस खुद वहां से भाग गई थी। बचाएगी क्या लोगों को? तो हम जवाब मांगे किसके, जब सरकार के पास यही जवाब नहीं है कि वो जो 1000 लोग वहां मॉब के साथ एक भीड़ में इकट्ठा करने के साथ तोड़ फोड़ करने के लिए आए थे, और ऐसे ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो शर्मसार कर दे रहे हैं पूरी व्यवस्था को, पूरे कानून व्यवस्था को, पूरी सरकारी सिस्टम को, पूरे लोगों को, इंसानियत को, सबको शर्मसार करके रख दिया है यार इस केस ने। लोगों को शायद कोर्ट्स पे भी अब विश्वास नहीं होगा, क्योंकि 5 करोड़ केसेस तो पहले से ही कोर्ट्स में पेंडिंग है, और 80,000 केसेस तो बस सुप्रीम कोर्ट में हैं जो कि पेंडिंग है। तो मदद मांगें तो मांगें किससे? जाएं तो जाएं किसके पास? जवाब मांगें तो मांगें किससे? जिनसे जवाब मांगना था वो खुद ही प्रोटेस्ट में आ चुकी हैं। आप चीफ मिनिस्टर हो, आप होम मिनिस्टर हो, आप हेल्थ मिनिस्टर हो, पूरा स्टेट आपके कंट्रोल में है, आप चीफ मिनिस्टर हो, पूरा पुलिस आपके कंट्रोल में है, आप होम मिनिस्टर हो, पूरा आरजीकर कॉलेज जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस आपके कंट्रोल में है, क्योंकि आप एक हेल्थ मिनिस्टर हो, और आप शामिल हो रहे हो
प्रोटेस्ट में। आप जवाब किससे मांग रही है ममता दीदी? किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रही हैं आप? अपने आप के खिलाफ। यार ये राजनीति जब जुड़ती है ना तो काफी दिल से बुरा लगता है अगर इन सब चीजों में भी राजनीति जुड़ रही है। कोई बोलता है वाम माम की राजनीति कर रहा है, वाम राम की राजनीति कर रहा है। नहीं, ये तो बीजेपी ने ये कर दिया। देखो ये सरकार के टाइम पे क्या था। क्या रियली में इस टाइम इस बात का चर्चा करने का जरूरत है कि दूसरी की खाल नोचो, दूसरी की पोल खोलो? वो एक दूसरे से बात कर रहा है, वो उसको बोल रहा है, इसकी बात कौन करेगा? डॉक्टर बी की बात कौन करेगा? और शायद ये इस टाइप का आउटरीच है जो आज 4 दिन है भाई, पर हम लोग आगे चलकर भूल जाएंगे ये सारी बातें। मुझे लगता है आप लोग मुझसे बहुत ज़्यादा नाराज़ हो गए, पर रियलिटी है ये ऐसा आउटरीच है जो शायद 4 दिन के बाद हम लोग भूल जाएंगे और डॉक्टर्स को छोड़कर शायद इसकी बात भी कोई नहीं करेगा। आप बताओ ना, आपको कितने सारे केसेस याद हैं? हाथरस का क्या हुआ, सुशांत सिंह राजपूत का क्या हुआ, कल उस टाइम पोर्से केस हुआ था उसका क्या हुआ? कुछ नहीं होता है साहब, भूल जाते हैं सब लोग। बस रह जाती है तो बस उस परिवार के साथ जो बीती है, बस केवल उनको नुकसान पहुंचा है और किसी को नुकसान नहीं पहुंचा है, ना हमारा ना आपका। आज बस दिखाने की बात है, हम लोग सब एकजुट हो गए और आज तो भला वो सोशल मीडिया का कि हम तक बात पहुंची भी। आज अगर ये सोशल मीडिया नहीं होता तो शायद ये केस बस कोलकाता जैसे शहरों में, छोटे से शहरों, अखबारों और न्यूज़पेपर्स में बंद होकर के सिमट जाता। आज सोशल मीडिया के कारण आज हम ये वीडियो बना पा रहे हैं, आज लोग अपनी स्टोरीज में शेयर कर पा रहे हैं, ट्विटर को ट्रेंड कर पा रहे हैं, और ये आज आप लोगों ने जन जन की आवाज़ इसको बना दी है। पर क्या इतने से ये वारदातें रुक जाएंगी? नहीं। क्या ऐसी वारदातें पहले हुई हैं? हाँ। क्या ऐसी वारदातें आगे भी होंगी? बिल्कुल। अब आप लोग में से मुझको बहुत सारे गाली दोगे, बोलोगे ये क्या बोल रहा है, पर दिस इज द रियलिटी। क्या आगे इस टाइप के कांड नहीं होंगे? 2012 में निर्भया केस हुआ था, उसके बाद लोगों ने बोला था कि उसको सजा मिल जाएगी, तो इस टाइप का नहीं होगा, बट आज फिर से हो रहा है। आज नहीं, बहुत पहले भी हुआ है निर्भया, और इसको तो निर्भया 2.0 बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि ये 2 नहीं 3, 4, 5, 6 ना जाने 100, 2000, 10,000 कितने सारे केसेस होंगे। तो ये निर्भया 2.0 बोलना तो अपने आप में शर्म की बात है, क्योंकि निर्भया अपने आप में इतना दर्दनाक कहानी है वो। तो ये निर्भया 2.0 तो नहीं है, ये कहीं ना कहीं उससे भी और भी ज़्यादा बड़ा है। बस फर्क इतना है कि आज लोगों के जन जन तक की आवाज़ पहुंची है, बाकी का तो कोई अता पता भी नहीं होता है। पर क्या आगे इन केसेस को रोका जा सकता है? बिल्कुल। सबसे पहले हमें और भी ज़्यादा फीमेल ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा, ताकि वो सारी विक्टिम्स कंफर्टेबल हों रिपोर्ट करने में अपने केसेस को, क्योंकि मेजॉरिटी दिक्कत यही आती है कि बहुत सारे केसेस रिपोर्ट नहीं होते हैं। सेकेंड, हर जगह पे एटलीस्ट CCTV कैमरेज होने चाहिए। इतना बड़ा हॉस्पिटल था आरजे कर, और वहाँ CCTV कैमरा नहीं था, और वो भी सेमिनार हॉल में। गौर करने वाली बात है ये। तीसरा, हमारे पुलिस और जुडिशियल सिस्टम को थोड़ा फास्ट करना होगा इन जैसे सेंसिटिव मामलों में, क्योंकि इन सब में ना छोटी छोटी बस टाइमिंग का खेल है बाबू। अगर थोड़ी सी चूक हो गई तो सारे के सारे सबूत मिट जाते हैं। अगर थोड़े से सबूत मिल गए तो अपराधी पकड़ा जाएगा, अन्यथा नहीं पकड़ा जाएगा। और एक बहुत पॉपुलर यूट्यूबर हैं आकाश बनर्जी सर, द देशभक्त चैनल से, उन्होंने काफ़ी अच्छा प्रपोज किया है सॉल्यूशन, SCAW को इंट्रोड्यूस करना। लाइक जैसे ED है, CBI है, वैसे हमें स्पेशल क्राइम अगेंस्ट वुमेन जैसा एक यूनिट, स्पेशल यूनिट अपने देश में संगठित करना होगा, जो सिर्फ वुमेन से रिलेटेड सेंसिटिव मामलों को डील करे। और ये जितनी जल्दी होगा इस टाइप की चीज़ें, उन्होंने काफ़ी अच्छा ये सॉल्यूशन प्रपोज किया। आई थिंक मैं इससे बिल्कुल तरह के सहमत हूँ, क्योंकि हमारे देश में ऐसा चाहिए कि एक स्पेशल यूनिट होना चाहिए जो इस टाइप के चीज़ों को डील कर सके। और द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, एजुकेशन, अवेयरनेस। हम लड़कियों को तो बोलते हैं कि बैड टच क्या होता है, क्या कभी लड़कों को सिखाया है कि बैड टच क्या होता है? नहीं। क्यों? जरूरत नहीं है उनको। तो हमें एजुकेट करने की जरूरत है यंग जनरेशन से ही। फर्क नहीं होना चाहिए कि लड़का लड़की, लोग शायद इसी गलत फहमी में हो जाते हैं शायद। तो एजुकेट होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, और अवेयर होना। आज मुझे पता है उन माँ बाप को
कि आपको पता है कि आपके बेटे ने इस तरीके का क्राइम किया है, पर आप उनको बचा रहे हो। ये और बड़ा अपराध है। मेरा बेटा है, क्या कर सकता है, ऐसा नहीं चलेगा। आपको सामने आना होगा। अगर आपके बेटे ने कुछ गलत किया है तो प्लीज़ आप सामने आके उसको सज़ा दिलवाओ, छुपाने से नहीं होगा। आप खुद सोचो, अगर आप माँ हो, आप उसका दर्द महसूस कर पा रहे होगे। तो इस तरीके के बहुत सारे और भी सॉल्यूशंस की ज़रूरत है जो हमारे देश को चाहिए, ताकि आगे इस टाइप के केसेस ना हो। और अगर ये हो भी जाएंगे तो केसेस तो होंगे, क्योंकि भाई हैवानियत की और राक्षसता की कमी तो है नहीं। हमारा इतना बड़ा देश है, 140 करोड़ देशों का। और आखिर में यार 4 पंक्तियाँ लिखी है मैंने कल रात को ही, जब मैं उन्हें बताया कि मैं कल बहुत ज़्यादा इमोशनल हो गया था जब मैं रिसर्च कर रहा था। तो ये 4 पंक्तियाँ मेरे जहन में यहाँ आई थी, जो शायद डॉक्टर वी या मेरी उस बहन के दर्द को मैं इन 4 पंक्तियों में बयां कर पाऊँ। तो सुनिएगा कि जिस्म पे जख्म तो भर जाएंगे कभी, कि जिस्म पे जख्म तो भर जाएंगे कभी, मगर दिल के छालों का क्या इलाज है। कि जिस्म पे जख्म तो भर जाएंगे कभी, मगर दिल के छालों का क्या इलाज है। इंसाफ की राहों में अंधेरे इतने हैं, कि इंसाफ की राहों में अंधेरे इतने हैं कि हर पल उसके साथ सिर्फ दर्द ही साथ है, कि हर पल उसके साथ सिर्फ दर्द ही साथ है। धन्यवाद आपको यहाँ तक वीडियो देखने के लिए। आपने पूरा देखा, इसके लिए बहुत बहुत थैंक यू। और मेरा एक नया बिगनिंग है यूट्यूब पे। आज से एक समझ जाइए मेरे नए करियर का स्टार्ट हो रहा है। और मुझे नहीं पता था कि इतना हार्ट टचिंग और इतना इमोशनल वीडियो बनाना पड़ेगा मुझे। पहले मैंने कल रात भर जग के इस पर रिसर्च किया। आपने थंबनेल अगर देखा होगा तो शायद वो स्टोरी को बयां कर पा रहा है। तो काफ़ी मेहनत लगती है इस वीडियो में। तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि और भी लोगों को सारी सच्चाई और सारे चीज़ों के बारे में पता चले। बाकी देखने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो को मिलते हैं अगली बार, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।